एग्जॉस्ट चालू कर दो, रैंडम कहीं कहीं से पंखा चालू करो। द्रव्यमान होना चाहिए, रेडियस लिख दिया क्या? समझा देते हैं, लाइव हो जाए। लाइव हो गए जी? पंखा छोड़ो ना, पहले ये बताओ लाइव हुए कि नहीं। गुड मॉर्निंग सब लोग को, तुम लोग को नहीं बोले, लाइव वालों को गुड मॉर्निंग बोले। देखो भाऊ, इसमें एक जगह लिखा हुआ है जड़त्व जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, बट उसके नीचे लिख दिया है कि त्रिज्या के भी। किसमें? त्रिज्या। देखिए ये समझिए, त्रिज्या यहाँ एक एग्जाम्पल का पार्ट है। जब कभी ग्रहों की तुलना करते हैं ना, ग्रह की, कि किस ग्रह का जड़त्व ज्यादा या किस ग्रह का जड़त्व कम, तो उसमें क्या करता है एग्जामिनर, बड़ी होशियार होता है, द्रव्यमान देता ही नहीं है। ये नहीं बताएगा किसका ग्रह का द्रव्यमान कितना है, इस ग्रह का द्रव्यमान कितना है, वो उस ग्रह का रेडियस दे देगा, त्रिज्या। तो आप बताइए, रेडियस के हिसाब से आप द्रव्यमान का आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं लगा? अब किसी भी चीज का रेडियस बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, और रेडियस घटेगा तो द्रव्यमान भी घट जाएगा। तो ये एक मतलब समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे थे, तो यही इसमें थोड़ा सा लिख दिया है। हालांकि आप समझ गए कि नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत है? एक्चुअली में इनर्शिया जो होता है जड़त्व, वो डिपेंड करता है मास पर, लेकिन मास डिपेंड हो जाता है किस पर? रेडियस पे भी। अब जैसे मान के चलिए हमारा त्रिज्या इतना मान के चलिए, अभी कुछ दिन में ऐसे इधर ऐसे, उतना आदमी थोड़े मोटाता है। जब केजी पता है तो तब कह लिए खोखला भरा कर रहा है। अगर आपको रेडियस पता है तो उस हिसाब से मास का आइडिया लगाइए, और नहीं तो खड़े मास पता है तो उस हिसाब से लगा लीजिए। नहीं समझ में आया? ज्यादा कंफ्यूजन है तो त्रिज्या काट दीजिए। सिंपल, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ देखो, ये आरा वाला कितना होशियार है, दिख रहा है ना? ट्रेन भूख के बैठा है सब यहाँ पे। कहाँ गया पशु? तुम लोग ऐसे कहाँ बैठता है लोग? तो तुम क्या समझ रहा, बेवकूफ वाला काम काहे करता है लोग? सही से बैठ। तुम कहाँ से था तुम्हारा? यहाँ बैठ। तुम जैन धर्म वाला हो के इतना सीधा होना चाहिए तुम? बौद्ध धर्म वाला? बताओ, तुम बहुत बदमाशी करता है तुम। हाँ ये ना, लेकिन बहुत सीधा है एकदम, और पशु के साथ रहता है, बिगड़ जाएगा तुम। चलिए आगे समझते हैं। सर आज मेरा शादी है, तो यहाँ का कुछ कर रहा है रे? फिजिक्स पढ़ रहा है रे तुम यहाँ? अब बताओ, हम शादी, इसका शादी है और ये चैप्टर पढ़ रहा है न्यूटन का नियम। शादी ब्याह, शादी ब्याह की तैयारी करो ठीक ठाक से। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। शादी ब्याह बहुत खतरनाक चीज है। कई मतलब ठीक ठाक से मेंटेलिटी मैच किया तो बहुत अच्छा है, अब मेंटेलिटी मैच नहीं किया तो फिर समझ जाइए गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से समझते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन का तीसरा नियम बता दिए थे, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। बताइए, किसी को मारेंगे तो हमको भी चोट लगेगा, दांते काट लेंगे तो? अरे दांते काटने पे भी लगेगा, सही में यहाँ काट के देखो। दांत में टूट जाएगा। आप बराबर बराबर तुलना कीजिए ना, दांते काट रहे हैं तो इससे इनामल इतना हार्ड होता है यहाँ पे, समझ में कि नहीं आ गया? तो यहाँ गोबरिया काट के देखिए किसी का, समझ में, या पत्थर उधर काट के देखिए,
कंकड़ उंकड़ आ जाता होगा, कड़कड़ा देता है कि नहीं करेगा। स्टूडेंट लाइफ में लड़का सुबह चना भिगा के खाता है और कुछ कुछ चना बहुत खचरा होता है, वो कहता है कि भीगेगा नहीं। समझ कि नहीं? उसको खाते के दौरान अगर बीच में अगर आ गया चना एक तो बिना भीगा हुआ, कड़कड़ा देगा दांत। अब उसके बाद से लड़का अगले 5 मिनट तक आराम आराम से भाप भाप के आराम से काटेगा। तोरा काल अरे ठीक है तो होगा, फिर चालू हो जाएगा। तो सब पे बराबर क्रिया प्रतिक्रिया लगती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अभिकेंद्र बल देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में क्या कहेंगे? अभिकेंद्र। पंखा पिछवा वाला चलाओ ना जी, लड़की सबका बस बंद करो। बंद करना है? अरे आधा लड़की सबका मत चलाना जी। आधा कहेगी चलाइए पंखा, आधा कहेगी नहीं चलाइए, उससे अच्छा नहीं चलाइए पंखा। चलो अब ध्यान से समझो। अभिकेंद्र बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा केंद्र की ओर लगता है, यानी अंदर की ओर, अंदर के डायरेक्शन में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप बचपन में इसका प्रैक्टिकल किए होंगे, रस्सी में ना एगो ढेला बांध लेता था, ऐसे घुमाते रहता था। हाँ ऐसे देखेगा ना, ऐसे घुमाते रहता था। तो पहले के वक्त में टाइम पास करने के लिए मोबाइल, गेम, इंटरनेट, यूट्यूब ये सब नहीं हुआ करता था। आजकल का लड़का मोबाइल में घुसड़ रहता है। हम लोग के समय ऐसा कुछ नहीं था। एगो पुरान टायर लो, हाफ पैंट पहनो, छोटका डंडा, मारते चलो ऐसे। पूरा भर गांव मारते चलो टायर लेके, एक हाथ से पैंट पकड़ता था, मारता है। तो अब हम लोग के वक्त में मोबाइल कहाँ था? हम और वाला था, हम मिसपुरिया वाला मोबाइल ऐसे लगा के घुमा के ऐसे फोन करना रहता था। हाँ ठाकुर साहब। तो छोटा महीना आदमी ऐसे रस्सी बांध के ईटा ऐसे ऐसे नचाया है। वो क्या चीज करता है? देखिए वही है अभिकेंद्र बल। आप देखिएगा आपके हाथ पे क्या लगेगा? झटका लगेगा। अभिकेंद्र बल वह बल होता है जो काम तो करता है केंद्र की ओर, काम करता है केंद्र की ओर, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बाहर की ओर होती है। किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। जैसे यहाँ पे कोई सेंट्रल बना दे, सेंटर, इससे कोई धागा बांध के इस धागा को अगर ऐसे घुमाते रहे अभिकेंद्र बल की तरफ, तो अगर इसमें हम कोई पत्थर बांध दिए हैं तो बताइए बल किस डायरेक्शन में काम करेगा? अंदर के। बल का डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की ओर। लेकिन अगर रस्सी टूट गई या हाथ से ये छूट गया तो अंदर की ओर नहीं आएगा, ये बाहर की ओर भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एनटीपीसी का। स्पर्श रेखा समझते हैं? टेंजेंट, मैथ में पढ़े होंगे एडवांस में। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट मतलब वह रेखा जो किसी को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो इसकी यहाँ ये बताइए स्पर्श रेखा है कि नहीं है? स्पर्श करके निकल के, तो बॉल यहाँ तो है नहीं, बॉल कहाँ है? यहाँ है। इस स्पर्श रेखा को यहाँ से हटाते हैं, कोनो काम का। तो ये निकलेगा कैसे? इस स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में। कैसे निकलेगा? स्पर्श रेखा के डायरेक्शन। अगर यह इस पाथ पर घूम रहा है तब, अगर एंटी ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज तो इधर की ओर जाएगा। यानी वो किसी भी अगर बॉल को अगर या ईंटा बांध के से घुमाएंगे तो बॉल किधर काम करेगा? अंदर की ओर। बल किधर काम करेगा? लेकिन वेग किधर की ओर? स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर की ओर। स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर की। अब इधर घूम रहा है तो टूटेगा तो इधर ही जाएगा ना, ऐसे घूमेगा टूटेगा तो कहना वापस चलते हैं, ऐसे होगा कभी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए। ये हो गया आपका कौन सा? ये कोई वस्तु हो गया। बल किधर काम करेगा? अंदर की। और वेग किधर काम करेगा? स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर की ओर। ये होता है आपका कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल हर जगह काम करता है। जब भी किसी चीज को घूमना होता है तो विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स वो घूम नहीं सकता है, वो कभी भी घूम नहीं सकता है। जैसे दो ग्रह, जैसे पृथ्वी है या अन्य ग्रह है, वो चक्कर लगाते हैं
तो किसी ना किसी सेंटर में ही चक्कर लगाएंगे। तो उनके सेंटर में कौन होता है? सूर्य होता है। उनके सेंटर में कौन हो गया? सूर्य। अब वो किसका चक्कर लगाएंगे? सूर्य का चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाएंगे। तो सूर्य के चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी लगाएगा। तो इसके लिए भी इसे अभिकेंद्र बल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अभिकेंद्र बल, क्या इसके बीच में कोई धागा बांधा हुआ है? तो बताइए इसके पास अभिकेंद्र बल आया कहां से? गुरुत्वाकर्षण से। कैसे? गुरुत्वाकर्षण। ये सोचता है कि हम पृथ्वी को खींच ले। अब पृथ्वी कहती है हमरा खींच दो, हम तुम्ही को खींच लेंगे। अब दूरी इतना दूर है कि ये पावर क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। काफी ज्यादा दूरी है तो बैलेंस हो जाता है। जैसे दो चुंबक को लीजिएगा ना, दो चुंबक देखें, गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह का चुंबकीय बल ही है ना? तो दो चुंबक को लीजिएगा ना, अगर दोनों का पोल सेम होगा तो एक दूसरे को क्या करने लगेगा? भागने लगेगा। चिपकेगा नहीं, भागने लगेगा। तो उसी तरह से ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण ये इसे क्या मिल जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, यानी अभिकेंद्र बल मिल जाता है। और इस अभिकेंद्र बल के कारण ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है। क्या करता है? घूमने लगता है। तो किसी भी चीज को वृत्तीय पथ पर पूरी तरह से घूमने के लिए या फिर मुड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। याद रहेगा। सड़क पर भी घूमने के लिए किसकी जरूरत है? सड़क पर भी घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। सड़क पे जब घुमाव होता है तो यहाँ भी किसकी जरूरत है? अभिकेंद्र बल। अब ये देखिए, ये कोई सड़क है, इसका केंद्र अंदर की ओर होगा, सेंटर कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा। ये सेंटर अंदर की ओर होगा। तो अभिकेंद्र बल किधर काम करेगा? अंदर की ओर काम करेगा। किधर काम करेगा? अंदर की ओर काम करेगा। जब भी कोई गाड़ी इस पर घूमती है, इसमें किसी मोड़ पर घूम जाती है, तो इस मोड़ पर जब वो घूम रही होती है तो इस मोड़ पर घूमते के दौरान उसका अंदर वाला चक्का ऊपर की ओर उठ जाता है। अंदर का चक्का क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। अब आप खुद सोचिए, गाड़ी का चक्का कोई साइड का उठेगा तो गाड़ी के लिए डिस्टरबेंस हो जाएगा, गाड़ी पलटने का डर है। तो बताइए चक्का टेढ़ा बना दे। यहां से अगर गाड़ी है तो कहां का चक्का ऊपर उठता है? अंदर वाला चक्का ऊपर उठता है। और अगर अंदर वाला चक्का ऊपर उठा तो गाड़ी अंदर की ओर गिरेगी कि बाहर की ओर? किधर गिर जाएगी? बाहर की। अगर सड़क बराबर रहा तो तब इंजीनियरों को पता है कि ये सड़क जो है घुमाव है और इसमें अंदर की ओर का चक्का उठेगा, इसलिए वो क्या करते हैं? अंदर की ओर की सड़क में धंसा देते हैं। अंदर की ओर का सड़क क्या कर दिए? धंसा देते हैं कि अब धंस गया अंदर का सड़क, अब तुम ससुरा उठबो करेगा तो बराबर हो जाएगा, उठ गया तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो घोंचू, हाँ, हाथ हटा वहां से। क्या हुआ? हाथ टूटा है तुम्हारा? तो उस पर ऐसे हाथ रख के बैठे, सिनेमा घर में बैठे हो? भैंस छोड़ के गांव से सीधे यहीं चले आए हो? कुछ तो घर पे सिखाया होगा लोग ना। क्लासरूम में बैठे उसके ऊपर कंधा पे हाथ रख के। यहाँ पर भाई गलती करोगे आप और सवाल उठते आपके घर वालों के संस्कार पर। गजब बेवकूफ रहता है सब। हमको लगा कि कुछ हाथ होत में दिक्कत है, हटा उठा लेगा, इग्नोर कर रहे ना। सिनेमा घर में बैठे हैं, पीएनएम मॉल में। स्टूडेंट का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता है, आपका पहनावा भी लगना चाहिए कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, या संस्कार भी उस टाइप का होना चाहिए। फिजिक्स के क्लास में फिलोसफी वाला लेक्चर देना पड़ता है, अजीब लगता है। बताइए इसमें जो सड़क बनाई जाती है वो अंदर की ओर धंसाना चाहिए कि बाहर की ओर? अच्छा, धंसाता क्यों है? क्योंकि अंदर का चक्का ऊपर उठ के बराबर हो सके, ऊपर उठ के बराबर हो सके। बैलेंस बनाना जरूरी है या नहीं? जैसे आप भारी बाल्टी उठाइएगा, कोई पानी से भरा बाल्टी उठाइएगा, तो आपको पहले से पता होता है कि अगर हम दाहिना हाथ से बाल्टी उठाएंगे तो हमारा शरीर किधर की ओर गिरने लगेगा? दाहिने ओर। इसलिए आदमी भारी बाल्टी उठाने से पहले हथवा एगो इन्हें फेंक देता है। देखिएगा ना, भैंस उसको पानी ले जाने देगा, ऐसे बाल्टी उठाया, ऐसे उठा के ऐसे लेके जाएगा। काय लिए ले जाता है? बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गड़बड़ाइए जाएगा बैलेंस, गड़बड़ होगा तो यहाँ पर। तो ये काफी जरूरी होता है सड़कों पर भी बैलेंस बनाना, क्योंकि अंदर का चक्का क्या होगा? उठेगा। अंदर का चक्का उठेगा, और उठेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस। उससे अच्छा सड़किए को झुका देते हैं। सड़क को क्या करते हैं? झुका देते हैं।
अब भाई मोड़ के पास हल्का सा, कि ये हल्का सा ये बाहर की ओर फेंकाने की कोशिश करता है गाड़ी, तो कोई बात नहीं, फेंकाओगे तो क्या हो जाएगा बराबर। अब भाई बराबर से ज्यादा होगा तब ना इधर होगा। अब मोड़ पे अगर गाड़ी ऐसे ऐसे बना दिए तो समझ कि नहीं, उलट जाएगा वहां पर। तो ये दो चीजें को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मोड़ पर गाड़ी का कौन सा चक्का उठता है, अंदर वाला। गाड़ी किधर गिरती है, बाहर की ओर। सड़क किधर धंसाया जाता है, अंदर की ओर। किसी भी चीज को घूमने के लिए कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। सड़क पर भी अभिकेंद्र बल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सड़क पर अभिकेंद्र बल लाने के लिए घर्षण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, घर्षण। तो घुमाव वाली सड़कों को बहुत ज्यादा चिकना नहीं बनाया जाता है, या फिर जो सड़कें बहुत ज्यादा चिकनी होती हैं उन्हें घुमावदार बनाया ही नहीं जाता है, क्योंकि घर्षण के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए, सड़कों पर अभिकेंद्र बल चाहिए, वो कहां से आता है, घर्षण से। और घर्षण नहीं रहेगा तो गाड़ी गिर जाएगी। मोड़ पर अगर कचरा फेंक दीजिएगा, या देखते हैं ना कोई केला वाला का छिलका या गोबर वगैरह, गाय का गोबर से अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पे बारिश वगैरह रहेगा, अब मोड़ पे रहेगा और उस पर अगर गाड़ी चढ़ गई तो क्या हो सकता है, फिसल सकता है। तो घर्षण का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली कहां पर, मोड़ पर। क्योंकि मोड़ पर गाड़ी को क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल टायर और सड़क के बीच के घर्षण से ही आता है। हालांकि सड़के पे तो घर्षण रहता ही है, एयरपोर्ट थोड़ी है। एयरपोर्ट और सड़क में कोई अंतर नहीं होता। जो अगर जहाज पे बैठे होंगे, एयरपोर्ट पे कोई अंतर नहीं होता है, सेम सड़क होती है। बस ये होता है तो काफी दूर तक ऐसे खाली, एयरपोर्ट में बहुत चौड़ा नहीं चाहिए, जितना चौड़ा ही क्लासरूम है ना इतने में जहाज उतर जाएगी, लेकिन उसका डायना बड़ी दूर रहता है। अब सड़क पर जहाज उतारेंगे तो एक पेड़ में टकरा जाएगा, इन्हें आम का पेड़ में, शीशम सागौन, वही में फंस जाएगा, जा फंस गए। अब इंजन ढकेलते रहेगा, छोड़ रहे ससुरा, बस हो गया। और कुछ खास अंतर नहीं होता। उसको उतना स्पेस रहना चाहिए। जहाजिया तो छोटे ना रहती है, जिस जहाज में जगह कौन सी रहता है, 3 आदमी इधर बैठता है, 3 आदमी इधर। अब मुश्किल से 1 आदमी का जगह रहता है जहाज के बीच में। इतने जहाज में सोचिएगा 1 आदमी को जैसे ट्रेन में पास हो जाए, नहीं तो फिर अंदर घुसेगा, जाइए। कुछ कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होता है सब, डबल एक्सल, तो उसके लिए जहाज में अलग सीट होती है, एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए। एक और होता है 7 फीट का चलाएगा, बैठेगा कहाँ पे। तो मेनली उसको किसकी जरूरत रहती है, मतलब ज्यादा स्पेस चाहिए उसके विंग्स के लिए, विंग्स के लिए। वरना सड़क में भी क्या हो जाएगी, जहाज उतर जाती है। अब कई को तो इमरजेंसी लैंडिंग खेत में करा देता है, बशर्ते जोतल खेत नहीं रहना चाहिए, डोल जाएगा उसी में, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया बल चाहिए होता है। क्रिया प्रतिक्रिया होता है कि नहीं होता। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जमीन पे चलना है तो आप जमीन को ढकेलिए और जमीन भी आपको ढकेले। और जोतल खेत में आप तो जमीन को ढकेलेंगे, जमीन में आपको ढकेलवे नहीं करेगा, तो जोता हुआ खेत में आप चल पाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा। बालू पे चल पाएंगे नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा। समझ में आ गया, नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ वो भी आगे बताते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके उसका कारण सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी है। आगे आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग से जब भी कोई चीज घूमेगा तो वो चीज कभी भी नहीं गिर सकता है। जैसे आप कहाँ गया, पानी बोतल है किसी के पास है? हाँ वो अल्लाह, हाँ यहाँ दाओ तो पानी बहुत ज्यादा है जी, देखा वही लाओ, उसमें कितना है, पानिया दिखाओ ना, इसे बराबर है उस देखिए ये पानी बोतल है, इसका अगर स्पीड धीमा रखेंगे तो पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर स्पीड बहुत तेज रखेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा भाई, क्या टेंशन लेता है, नहीं गिरेगा इसमें से पानी। पानी बोतल खुला हुआ है, देख लो ये ढक्कन, अरे गधा कहीं का, अंडर रूट GRE इसका वैल्यू होता है। यही तो मौत के कुआं पे भी काम होता है। मोटरसाइकिल धीरा स्पीड में रहेगा तो गिर जाएगा। वो आगे पढ़ाना आपको, क्रिटिकल वेलोसिटी, टेंशन नहीं लो, लड़की सब भी आजकल तेज हो गई है सब फिजिक्स में। क्रिटिकल वेलोसिटी है
कोई भी चीज क्रिटिकल वेलोसिटी में नहीं गिरेगा, इवन गिलास का पानी भी नहीं गिरेगा। बोतल तो बहुत छोटा चीज है, बशर्ते उसकी स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या रहना चाहिए, ज्यादा। ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो गिर जाएगा। अभी धीरे ले जाएंगे तो गिर जाएगा, धीरे ले जाएंगे तो गिर जाएगा, और जब तक तेज ले जाएंगे नहीं गिरेगा। अरे हमको अपने हाथ की लंबाई पता है, जिस चीज को भी अगर आपको त्रिज्या पता है तो आप स्पीड पता कर सकते हैं कि कितने स्पीड में गिरेगा, कितने स्पीड में नहीं गिरेगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा लेते हैं, उसके बाद से आपको ये बताएंगे क्या नाम है, सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी। सेम वही नियम लगेगा मौत के कुआं में। मौत के कुआं में भी तो यही सिद्धांत होता है। मोटरसाइकिल गिरती है नहीं, क्योंकि उनको अपने जो कुआं में नचाते हैं उनका रेडियस पता है। हमारे लिए रेडियस यानी त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, हाथ। हाथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गिर जाएगा क्या, ये नहीं गिर सकता। बोतल का मुंह छोटा रहे या बड़ा रहे, इधर किसी का बोतल था ना वो वाला, उसका मुंह बहुत चौड़ा था, उल्ला, इसमें से भी नहीं गिरेगा। इसका तो थोड़ा छोटा था, इसका ये है एकदम गिर जाएगा, कभी नहीं गिर सकता, कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर रहना चाहिए। धीमा करेंगे तो किसी चीज से गिर सकता है। हाँ, पूरा भर देंगे तब तो भी नहीं गिरेगा। बाल्टी छोड़िए, नहीं तो बहुत छोटा चीज है। आपको हम जब ये क्रिटिकल एंगल बता देंगे, आप बाल्टी में भर दीजिएगा, नहीं गिरेगा, बशर्ते आपसे बाल्टी उठ जाए, पता चला अपने गिर जाएगी। आगे देखें, बाल्टी अपने हिसाब से बाल्टी लीजिएगा, जो बचपन में गुड्डा गुड्डी पे खेलती होगी। देखो गुड्डा गुड्डी से लड़की से बाल्टी लेके आती थी, सब खाना बनाएगी, सब केतली चाय। आया का टेडी बियर वाला पगलो। आगे देखते हैं, अभी केंद्र बल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी केंद्र बल में 3-4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, बस वही याद रखिएगा। पृथ्वी एवं ग्रह तथा सूर्य के बीच घूमने वाला अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण। सड़क पर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल, घर्षण। अभिकेंद्र बल किधर काम करता है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। आप बताइए वेग किधर काम करता है, स्पर्श रेखा की दिशा में बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श रेखा हमेशा याद रखिएगा। कोई दिक्कत है, जब मोड़ पर गाड़ी उड़ती है तो कौन सा चक्का उड़ता है, अंदर वाल पलटती है, सड़क को धंसाया जाता है, उठाया जाता है बाहर, हो गया अभिकेंद्र बल। अब एक होता है इसका उल्टा, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल वह बल होता है जो बाहर की ओर काम करता है। किधर काम करेगा, बाहर की ओर काम करता है, वो से क्या कहेंगे, अपकेंद्र बल काम वो होता है बाहर की ओर। आप देखे होंगे जब आप घर में खाना बनाते होंगे तो दाल बनाने के बाद एगो दल घोटनी रहता है इस टाइप का, हाँ टेढ़ा हो गया था ये। बताइए इससे ऐसे दाल मिला है कि नहीं, लड़का से तो गिलासे से मिला देता है, हाँ गिलास से मिला। तो ये ऐसे दाल घोटनी जो होता है, उसमें होता क्या है कि दाल के अंदर दाल बड़े बड़े दाना हो जाते हैं, उसको फोड़ना जरूरी है, साथ में नमक अच्छे से मिलना के लिए। और दुकुन जी वो नहीं अच्छा हल्ला करता है, मिला देते हैं लोग तो छौंक देते हैं, हाँ और जब हल्ला करता है क्या करते हैं, उसको अलगे से ऐसे छौंक दिया जाता है, समझा के जीरा वगैरह कुछ कुछ डाल के एक बार, हाँ हाँ वही, हाँ एक बार ना हमको मेरी मम्मी कही कि बाबू दाल छौंक दो लहसुन और ये जीरा के साथ, तो हमको ध्यान नहीं था, हम उस दाल में डाल के उसको गर्म कर रहे थे, सुबह छौंका ही नहीं। बाद में हमको ध्यान आया कि तो स्टेपे गलत है, इसको अलगे से छौंका जाता है तेल में, और नहीं देखते हल्ला करता है, तो वो अच्छे से मिलना चाहिए। जो ऐसे छौंका जाता है तो हल्ला करेगा, ऐसे छौंकता आदमी तो कैसे उसको एगो पहले से उसका ढकनवा लेके रेडी रहता है, और दूर से दाल नहीं हल्ला करेगा यहाँ पे, तो वो क्या अच्छे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अच्छे से नहीं मिलेगा तो किसी में सोचा एक कटोरा तेल ओकरे मुंह में चल जाएगा, दाल खाएगा कि कौन चीज, तो उसको अच्छे से मिलना चाहिए। तो अच्छे से कैसे मिलेगा, दाल रहता है बीच में और कुकर की दीवार रहती है साइड में,
तो एक ऐसा फोर्स चाहिए जो उस दाल में उतरे और सारा दाल को पटक पटक के दीवार से लड़ा दे, इसे ले ससुरा लड़ा दे पूरा। तो इसी में उतारा जाता है, दल घोटनी लकड़ी का रहता है, कुकर में उतार दिए और उसका ले ऐसे ऐसे घुमाना चालू किया और बीच में नाचेगा और कुल दाल को पटक पटक के दीवार पे लड़ा देगा। यहाँ पे चारों लड़ा लड़ा के इसे छीट देगा। लड़ाता है उसमें नहीं यकीन है तो कटोरा में दाल रखिए और उसमें इसे नचा के देखिए, मारेगा पूरा किचाइन कर देगा। सत्तू वाला में देखिए, जो गर्मी का दिन आ गया, सत्तू हो गया, लस्सी हो गया, तो सब में क्या करता है, यही मक्खन निकालते। देखिए दही में मक्खन रहता है। अब देखिए मक्खन जो होता है वो हल्का होता है, क्या होता है, हल्का होता है, और उसको ऐसे ऐसे नचाया जाता है तो साइड 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 में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। वो सब किस पर आधारित है, अब केंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर। सेम काम करता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, एक मोटर लगा होता है। ऐसे वॉशिंग मशीन की बाहरी जो दीवारें होती हैं वो खुरदुरा बनाया जाता है। आप वॉशिंग मशीन की दीवार को देखिएगा अंदर से हाथ डाल के, तो ऐसे ऐसे खुरदुरा रहेगा इधर साइड साइड में वहां पर। और यहाँ पे एक मोटर लगा देता है घूमने के लिए। यहाँ पे क्या लगा देता है, एक मोटर जो घूमते रहे। इसमें आप कपड़ा डाल दीजिए, सरफ डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बटन दाब दीजिए, धो दे, और उसमें सेट उठ करके जो भी हो। आजकल तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गया है। जानते हैं क्या कर रहा है आजकल, कोनो चीजों को बहुत हार्ड कर दे रहा है, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है, कह रहा है कि स्मार्ट हो गया ये। पहले वॉशिंग मशीन में स्विच वगैरह आता था, अभी बटन आ गया, ऐसे ऐसे दाबते रहिए। क्या है भाई, तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। कौन चीज स्मार्ट है इसमें, इसमें क्या होता है, जब इसमें मान के चलिए कपड़ा उपड़ा डाल दिए, यहाँ पर एकरे डाल देते हैं इसमें जब आप कपड़ा डाल देते हैं तो वो कपड़े इसमें आके ऐसे रह जाते हैं, इसमें कपड़े आ गए। अब ये मोटर क्या करेगा, नचाएगा। तो पहले ये भीग जाएगा अच्छे से, सर्फ वगैरह लग गया, अब मोटर इसको क्या करेगा, नचाएगा। नचाएगा तो ये केंद्र में रहेगा कि बाहर भागेगा, क्योंकि इसमें कौन सा बल लग रहा है, अब केंद्र बाहर भागेगा। और जो वॉशिंग मशीन की बाहरी दीवारें हैं वो चारों तरफ से कैसे है, खुरदुरा खुरदुरा है। अब रगड़ देगा वो पूरा खुरदुरा में, पूरा का पूरा खुरदुरा में रगड़ देगा, पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे रगड़ेगा और फिर कहेगा रुक तोरा बती तो रुक, इनने से नची तो ले, अच्छा रुक रुक, ऐसे ऐसे होड़ देते हैं, रुकते ऐसे करते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ कर दीजिए, कुछ ससुरा ये हाथ का ये अच्छा से साफ नहीं करता और कॉलर अच्छा से साफ नहीं करता, तो उसमें से आदमी को निकाल के टेंशन, महिला जो होती है निकाल के कहते ले आओ तोरा फिर से साफ करते और तब वो में डालता है वॉशिंग मशीन। आदमी आदमी रहता है, समझ में आ गया कि नहीं, दीवार से रगड़ता है। देहात में यही सिद्धांत भारत में सदियों से चलते आ रहा है। लोग नहाने जाते हैं तो पीठ का मैल छुड़ाने के लिए दीवारें पर रगड़ देते हैं, ले देखे हैं। और सीबीएसई वाला ना मच्छरदानी का टुकड़ा रखता है, मच्छरदानी नोच के लिए ले रहता है कहीं से, इतना मच्छरदानी रोज के जाली ऐसा से मलेगा यहाँ में। और देहात का आदमी झावल ईटा मार रगड़ के यहाँ पे, समझ में आगे नहीं। अरे वो कभी कभी बकोट लेता है बकोट लेगा तो चमड़ा बाहर आ जाएगा। एक बार हम अपना बकोट लिए थे खूब अच्छा से और खूब पूरा बढ़िया से मैल निकला, हमको इतना मैल हमरे में से ध्यान देंगे सोचा चमड़ा छोड़ा दिया हमको लगा एक परत निकाला, तो एक परत चमड़ा निकाल दिया। जावा ईटा देहात में आज भी वही पड़े गया। हाँ, उसको देहात का आदमी को देखिएगा ना, घर के बाहर नल होता है, अब बुजुर्ग आदमी बैठेगा 1 घंटा, सबसे पहले नल पे बाल्टी लेके बैठेगा, 1 घंटा एड़ी मलेगा उसका सबसे ज्यादा लगता है कि एड़िए में दिक्कत रहता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम कर, अभी केंद्र कौन कर रहा है, गधा कूद जाएंगे ऊपरे तो रहा बगलोल कहीं का बोलता है, अब भी केंद्र बल होता है। हाँ, अप केंद्र होता है ना, बाहर की ओर काम कर। अच्छा एक बात, सब वॉशिंग मशीन धैले रह जाएगा, बस इसको क्या कर दीजिए, चिकना कर दीजिए अगर ये दीवार क्या हो गया, चिकना गया काम से वॉशिंग मशीन, कुछ नहीं होने वाला है वॉशिंग मशीन। समझ गया कि नहीं। सेम काम जैसे लस्सी बनाने में भी देखिएगा, दही डालेगा, चीनी डाल देगा, ऐसे कलछुल रख ले रहेगा, आएगा बर्फ लेगा, ठक ठक बर्फ घोरेगा, उसमें डाल के लकड़ी का लेके मिला देता है, लस्सी क्या हो गया, तैयार हो गया। सब आपस में क्या कर देता है, मिला देता है। किसी को कोई दिक्कत है। अभी केंद्र बल और अब केंद्र बल में मक्खन, अब
मक्खन कैसे निकाला जाता है? अप केंद्र, हाँ अप केंद्र बल। अब नहीं देखे पहले जमाने में मक्खन निकाला जाता था ऐसे मथ के, मथनी से मथ के निकाला जाता, अभी भी गांव वगैरह में निकाला ही जाता होगा। मक्खन हो गया, घी हो गया, दही से जो घी निकाला जाता है उसमें उसी टाइप से निकाला जाता है। वॉशिंग मशीन हो गया, दाल घोटने के लिए हो गया, दाल घोटने नहीं बोलते उसको, हाँ जूस के मशीन में भी भाई दाल घोटने वाला, लस्सी बनाने वाला, जूस बनाने वाला सब सेम है। लस्सी बनते देखे हो तो वो पुराना जमाना है, जहां लस्सी ज्यादा बनता है ना वो जूस बनाने वाले में बना देता है, देखे हैं? अरे जूस बनाने वाले में लस्सी बनता नहीं देखे हैं? फटाक से बना देगा उसमें। जूसर क्या होता है? ग्राइंडर वाला होता है। जूस कैसे बनता है? अरे भाई अभी आप केंद्र बल पे ही तो जूस काम करता है, सारा चीज इसी पे। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया। सेंट्रीफ्यूगल से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। अभी केंद्र बल जो है, अब एक बात बताता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ। बल बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, एम इंटू ए बराबर क्या होता है? बी अपॉन टी, बी अपॉन टी होता है कि नहीं होता? लेकिन एक बात बताओ बाबू, आप बताइए, जो घुमाव होता है इस पर वेग काम करता है कि कोणीय वेग काम करता है? हाँ, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाता। ये ओमेगा बताइए, हम आपको पहले पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? हाँ, ओमेगा पहले पढ़ाए हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, यही ना होता है? 2 पाई आर कौन बोलता है? परिधि होता है वो 2 पाई। बताइए, रेखीय चाल और कोणीय चाल में भी बराबर आर ओमेगा, हाँ भी बराबर आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ भी बराबर क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा। भी बराबर क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से भी यहाँ जो फॉर्मूला बनाएंगे तो ये यहाँ पे बनेगा एक एफ बराबर एम ए, जमीन पर सीधा चलता है। घुमाव के दौरान लगने वाला अभिकेंद्री बल एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूला पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग? अभिकेंद्र बल को निकाला जा सकता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होगा? ए बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इसमें न्यूमेरिकल बता सकते हैं। एम मतलब द्रव्यमान दिया होगा, जो वस्तु क्या कर रही है? घूम रही है। आर रेडियस दिया होगा। अब ससुरा इसमें रेडियस ना देके घुमा के बोलेगा एक भैंस 40 मीटर रस्सी में बांधी हुई है, तो वो रस्सी उसका क्या होगा? रेडियस। कोणीय वेग दिया होगा, लेकिन इतना होशियार बनता है एग्जामिनर, कोणीय वेग नहीं देगा, रेखीय वेग दे देगा। तो रेखीय वेग अगर देगा तो रेखीय वेग भी बराबर आर ओमेगा होता है कि नहीं होता? आर ओमेगा होता है। आपसे बताइए, त्रिज्या दिया रहेगा, रेखीय वेग दिया रहेगा, आपसे पहले निकलवाएगा ओमेगा और इस ओमेगा को रखवाएगा यहाँ पर और फिर फाइनल आंसर लाएगा यहाँ। फिजिक्स में यही कंसेप्ट को बोला जाता है क्वेश्चन टफ है, मतलब पहले कुछ और निकलवाएगा और उसकी हेल्प से आपका आंसर निकलवाएगा। आप खुद सोचिए, आप अगर एग्जामिनर रहते, क्वेश्चन सेट करते, नॉर्मल एग्जाम रहता मैट्रिक लेवल पे और आपसे कहते कि एक न्यूमेरिकल सेट करना है किसका? अभिकेंद्र बल का, तो आप नॉर्मल सेट कर देते, ए बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर पे रख देते, आप एम की वैल्यू देते, आर की वैल्यू देते, ओमेगा की वैल्यू देते और कहते कि बताइए इसका कोणीय चाल अभिकेंद्र बल कितना होगा। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर हो कि नहीं आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन को टफ करना है, तो टफ करने के टाइम पे क्या करेंगे? हाँ, एक तो कोई और निकालेंगे, दूसरा फिर क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे ओमेगा नहीं देंगे, ओमेगा पहले रेखीय वेग देंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे? ओमेगा निकलवाएंगे। किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन है क्या इसमें? देखिए, भैंसे वाला है। 8 मीटर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। 8 मीटर लेके रस्सी से, रस्सी किसका काम करेगा? त्रिज्या का। रस्सी किसका काम करेगा? त्रिज्या। 8 मीटर है रस्सी, त्रिज्या का। 40 केजी का एक भैंसा है 400 केजी का भैंसा है भैंस नहीं है, भैंसा है। हो गया, 400 केजी का क्या है? भैंसा है। इसका कोणीय चाल, कोणीय चाल मतलब ओमेगा 1/2 है। इस पर अभिकेंद्र बल एफ बराबर बताइए। ये तो एकदम सिंपल लग गया। क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर,
एम के जगह पे 400, 1/2 है ओमेगा के जगह पे, ओमेगा का स्क्वायर। बताइए इसका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 4, इससे काटेंगे 2 बार में, 2 चौको 8, 0 का 0 ऐसे आ गया 800 बल है ओमेगा न्यूटन। हो गया। 1600 कहां से निकाल दिए बबुआ? सर ओमेगा क्या है? आय दादा, तो तुम कहां थे बबुआ? घड़ी के सेकंड की सुई का कोणीय चाल ओमेगा निकलवाए थे, मिनट की सुई का निकलवाए थे, घंटा वाली सुई का निकाले थे, सेकंड और मिनट में अनुपात बताए थे, मिनट और घंटा वाली सुई में अनुपात बताए थे, कोणीय चाल बताए थे, थीटा अपॉन टी होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी निकलवाए थे। अब बीच में पैराशूट लैंडिंग करेंगे तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? अब ओमेगा देखिए, जितने लड़के जो लाइव वाले हैं लोग एक बार ओमेगा पीछे पढ़ाए हुए हैं, अब चेक कीजिए। नहीं पढ़ाए जी? ओमेगा तो सिंपल है, निकालना नहीं बताए थे। किसी को कोई दिक्कत? इसमें क्या लिख सकता है? भी लिख सकता है। देखिए ओमेगा की जगह पे देखिए भी बराबर क्या होता है? भी बराबर आर। तो ओमेगा बराबर भी बाई आर, ओमेगा बराबर भी बाई आर। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, भी बाई आर लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो एम आर भी स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे ओमेगा का वैल्यू यहाँ है ना, इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा। तो 20 को फॉर्मूला आप बनाते रहिएगा एग्जाम के हिसाब से। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिएगा। कौन सा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको याद करने में भी इजी है। बटा पे आ जाएगा तो क्या टेढ़ा हो जाएगा? नहीं होगा। ए बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ए बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। और आप एग्जाम में जैसा जरूरत पड़ेगा आप ओमेगा को चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है ही है, भी बराबर आर। अगर जरूरत पड़ गया भी का, इसका जरूरत पड़ गया भी का, तो अभी इसका फॉर्मूला बना के याद करके दिमाग की मेमोरी भरने से कोई फायदा है? मान के चलिए कि क्वेश्चन में आपके ओमेगा नहीं दिया रहता, ये ओमेगा नहीं देता, अभी हम क्वेश्चन इसी को घुमा देते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं। मान के चलिए यहाँ ओमेगा नहीं दिया, त्रिज्या दिया ना, और भी दे देता है। लीजिए इसका कोणीय चाल हम दे देते हैं, दो मान लीजिए, 2 मीटर पर सेकंड। अब बताइए, अब बल निकालिए। नहीं निकल जाएगा? सिंपल है काफी, निकालने की कोशिश कीजिए। दो सौ आ गया, निकालिए। इसमें सिंपल है। कैसे? यही इसका टफ हो गया। देखो बाबू, हम लोगों को पता है कि ए बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट समस्या ये है कि यहां पर ओमेगा नहीं दिया है। तो हमको पहले से आपको चैप्टर में पढ़ा दिए थे कि भी बराबर आर ओमेगा। भी रेखीय वेग कितना है? 2, त्रिज्या कितनी है? 8, ओमेगा निकाल लेंगे कितना हो गया? 1/4, 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? 1/4। अरे भैया ये भाग में जाएगा, 2/4, 2/8 तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा निकल गया। इस ओमेगा को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। एम की वैल्यू 400, भाषा कितना का है? 4, त्रिज्या 8, ओमेगा कितना निकल? 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 1/16, इससे काटेंगे 2 बार में, और 2 से इससे काटेंगे 200 में। कितना सिंपल है। तो सिंपल अगर क्वेश्चन देना रहेगा एग्जामिनर को तो वो डायरेक्ट क्या देगा? ओमेगा। और अगर टफ करना रहेगा तो ओमेगा की जगह पे रेखीय वेग दे देगा। आप ही अगर क्वेश्चन टफ सेट करते तो यही तो करते, तो कोनो दूसरा नियम लगाते। और वो करता है कभी कभी त्वरण दे देता है, जानता है कि एग्जाम में लड़का सब सोचता है जो चीज क्वेश्चन में दिया है सबको सधाओ। वो समझता है बिया का बफर सिस्टम है, जोन चीज लगैले सब खाओ। अरे भैया यहाँ क्या त्वरण का जरूरत था? तो कोनो एग्जामिनर बहुत खचरा होता है, वो कुछ रख देता है आलतू फालतू। जिसका जरूरत है वही निकालिए। क्या इसमें त्वरण की जरूरत थी? लेकिन जब त्वरण दे देता तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, एकरा काहे छोड़े हम।
बफर सिस्टम में कुछ रखल रहेगा, लेगा जरूर, खा के देखेगा ई ठीक ना लगतो रे, ले लेते ले ले, हमरा लगे पहले से बोलो रे। तो इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। ले, ये बफर सिस्टम वाला है, यहाँ पे वेग के साथ साथ त्वरण देगा, समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखो इस गधा को हैप्पी सरस्वती पूजा कर रहा है। बबुआ तो महाशिवरात्रि है रे भाई, कुछ राम कर दे। हाँ, सो के उठाया अभी अभी, सोचा है कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। हाँ? सर इतना प्रैक्टिस कैसे करें? देख बाबू, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा, चौपट हो जाएगा। तुम एग्जामिनर बन के सोचो, हमें लड़का को क्वेश्चन में फंसाना है, बस इस क्वेश्चन पे अगर लड़का को नॉर्मल ग्रुप डी में सेट करना है तो ओमेगा का वैल्यू दीजिए, सेम क्वेश्चन को एनटीपीसी के सीबीटी 2 में सेट करना है, भी की वैल्यू दीजिए, वो अपने ओमेगा निकालेगा, फिर सॉल्व करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरी बन के सोचेंगे, खुद का शिकार करवा लेंगे। शेर बन के सोचिए कि कहां शिकार करना है, उधर मत जाइए। नहीं समझे? तो बात तो वही पड़ेगी ना जो एमवी स्क्वायर उतना करके आप पहले से याद रखी हैं। जैसे बबनी है, ये पहले से यहाँ पे भी का वैल्यू रख के एगो नया फॉर्मूला याद किए, समझी ना? तो जो फॉर्मूला भी वाला याद किए वो निकला कहां से? इसी से निकला। तो ये लड़का सबको हमको पता है ना कि हमारे पास कैसा भैंस भैंस विद्यार्थी आता है। समझ में? आप हाल फिलहाल में इंटर की होंगी ना? इंटर कर भी नहीं की, बीएससी सेकेंड ईयर है, तो अब बताइए बीएससी वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, समझ में आया कि ना? क्या अब इसमें बहुत सारा है सब होम साइंस वाला, उसके लिए दिक्कत होता है। और आप जो बता रही है ना वो भी कुछ है और नहीं है, बस आप इसी फॉर्मूला को वहां रख के एक नया फॉर्मूला बनाई है। हम वही मना कर रहे थे, किस लिए मना कर रहे थे कि सारे लड़के बैकग्राउंड बीएससी नहीं होता, कई को बिना काम का काम करके आता है, सब बीकॉम। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जा। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे इसमें बार क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब मौत के कुआं में हम कब नहीं उल्टेंगे। समझ में आ गया कि ना? क्या पृथ्वी घूम रही है, कितने स्पीड पर घूमेगी तो ये गिरेगी नहीं, और अगर इस पर स्पीड की क्या हो गई कमी तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और हम अंतरिक्ष में कहीं भी खो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। आज शाम 6 बजे से